अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल अलर्ट्स। आज की वीडियो में इंक्लूड किए हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें वो तमाम 60 एमसीक्यूज़ इंक्लूड हैं जो 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के वो तमाम एमसीक्यूज़ जो किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, चाहे आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करें तो वो तमाम एमसीक्यूज़ भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड हैं। इस वीडियो में तमाम एमसीक्यूज़ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से लिए गए हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, साइनेप्सेस और माइलिन शीथ। तो सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये देखते हैं। तो न्यूरॉन में ये डिफरेंट प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो इसका वो सेल बॉडी और फिर एक्सॉन्स हैं। जो डेंड्राइट्स हैं ये सेल बॉडी के ऊपर छोटे बड़े हुए हिस्से होते हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो एक्चुअली डेंड्राइट्स जो हैं वो लेके आ रही होती हैं टूवर्ड द सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन्स जो हैं वो उसको कैरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि उसको दूर लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो एक्सॉन्स होगा। एक्सॉन्स आर द प्रोसेसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्शंस जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन, तो इसका आंसर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसे इम्पल्सेस सेंड कर रहा होता है जो हमारे हार्ट की तरफ जा रही होती हैं, या डाइजेशन के लिए डिफरेंट नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही होती हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे जो कॉन्शियस में होते हैं एक्शन, जैसे स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट्स। मोटर नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम रॉन्ग आंसर है। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग, व्हाट्स द मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एयर? हार्मोन सिक्रीशंस, बॉडी बैलेंस, रिडक्शन इन नर्व प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। एयर्स का प्राइमरी फंक्शन हेयरिंग होता है और इसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो बॉडी को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बॉडी बैलेंस। द माइलिन शीथ इज़ फॉर्म्ड बाय नोड्स ऑफ रैनवियर, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और शवान सेल्स। माइलिन शीथ बेसिकली क्या है? ये फैट्स की एक लेयर है जो एक्सॉन्स के ऊपर मौजूद होती है और इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमें एक्सॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स की एक लेयर नज़र आ रही है जो सिक्रीशन कर रहे हैं माइलिन शीथ की। तो इसका मतलब है यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स एक्चुअली सिक्रीट द माइलिन शीथ ऑन द एक्सॉन्स, और माइलिन शीथ क्या है? एक इंसुलेशन के तौर पे काम कर रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ फाउंड इन प्लांट? नर्वस, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। बेसिकली कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के दो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इसका मेन कंपोनेंट होता है। हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं और हार्मोन्स की मदद से बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। तो प्लांट्स में क्योंकि ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इज़ 4, 7, 3 और 5। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कितने होते हैं? स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई होता है जो सबसे पहले रिसीव होता है रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर इसको रिसीव करके कोऑर्डिनेटर को सेंड करते हैं, फिर वहाँ से इफेक्टर की तरफ, और इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो क्योंकि ये तमाम जो हैं 5 नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स जो हैं कोऑर्डिनेशन के वो 5 होते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सॉन्स? 2, 3, 5 और 4। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि एक्सॉन्स की टाइप्स, यानी कि कौन कौन से एक्सॉन्स मौजूद हैं, इस बेस पे नर्व्स की कितनी टाइप्स हैं। तो नर्व्स की 3 टाइप्स होती हैं इस बेस पे, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स।
सेंसरी नर्व के अंदर मौजूद होते हैं एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर नर्व्स के अंदर एक्सॉन्स मौजूद होते हैं मोटर नर्व्स के, जबकि मिक्स्ड नर्व के अंदर दोनों मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। तो क्योंकि ये 3 टाइप्स हैं नर्व्स की, तो इस वजह से यहाँ आंसर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है, विच हार्मोन काजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट टाइम ऑफ बर्थ? थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और कैल्सिटोनिन। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और इसका बेसिक फंक्शन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। वेसोप्रेसिन, जिसका सेकंड नेम ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये यूरिन की कंसंट्रेशन को और वाटर बैलेंस को बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर C जो है ऑक्सीटोसिन, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन इज़ द राइट आंसर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ। सेंट्रल लेयर ऑफ आई इज़ स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपल, कोरोइड। स्क्लेरा एंड कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर होती हैं आई की, जो आई की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प कर रही होती हैं और लाइट को बेंड करने में हेल्प करती हैं। मिडिल लेयर को कोरोइड कहा जाता है। कोरोइड के अंदर ही ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और ये आई को डार्कर कलर दे रही होती है, जबकि प्यूपल जो है वो एक होल है जो मिडिल लेयर के अंदर ही मौजूद होता है। आइरिस के दरमियान में एक होल मौजूद होता है जिसको कहते हैं। द राउंड होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज़ रेटिना, प्यूपल, स्क्लेरा और कॉर्निया। तो अभी जैसे कि इसके बारे में डिस्कस किया कि राउंड होल जो आइरिस के दरमियान में मौजूद होता है। आइरिस क्या है? ये मसल्स हैं जो कोरोइड के अंदर यानी कि मिडल लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। इनके दरमियान में एक राउंड होल होता है जिसको पिपल कहते हैं। इसके साइज़ को एडजस्ट किया जाता है ब्राइट और डार्क लाइट में। इन अ ह्यूमन आई देयर आर रॉड्स अबाउट 100 legs, 125 legs, 200 legs और 225। रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये सेल्स हैं जो आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये देखने में हेल्प करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं। रॉड सेल जो है वो नाइट टाइम में देखने के काम आते हैं, जबकि कोन सेल्स डे टाइम में देखने के काम आते हैं। तो रॉड सेल्स जो हैं इनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 125 लाख होती है। यहाँ एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कोन सेल, तो उनकी 7 लाख होती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्टेपस, इंकस, मेलियस और वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा तो सबसे पहले गलत है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की ये एक बोन है जो काफ़ी लार्ज होती है। स्टेपस, इंकस एंड मेलियस, जिनको मिडल एयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है, ये एयर की बोन्स हैं और इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेपस होती है। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि विच इज़ अ स्मॉलेस्ट बोन? इट इज़ स्टेपस विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एयर। इन ह्यूमन नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व पेयर इज़ 31, 12, 21 और 13। तो ह्यूमन के अंदर स्पाइनल नर्व के जो हैं वो 31 पेयर्स होते हैं, जबकि क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स मौजूद होते हैं। स्पाइनल नर्व से मुराद ऐसी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, और क्रेनियल नर्व से मुराद जो ब्रेन से निकलती हैं, क्रेनियम से निकलती हैं। क्रेनियम नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। द नेम ऑफ पिगमेंट फाउंड इन द कोन इज़ टैप्टम, आइडोप्सिन, रोडोप्सिन, नन ऑफ दीज। कोन सेल्स क्या हैं? ये डे टाइम में लाइट जब प्रेजेंट होती है तो लाइट के प्रेजेंस में हमें देखने में हेल्प करते हैं और डिफरेंट कलर्स की विजन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनका जो बेसिक पिगमेंट है कोन सेल का वो आइडोप्सिन है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोन सेल्स आर प्रेजेंट? तो ये 3 टाइप्स के कोन सेल्स होते हैं और उनके अंदर उनके रिस्पेक्टिव आइडोप्सिन मौजूद होते हैं जो उनको 3 प्राइमरी कलर्स यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड देखने में हेल्प करते हैं, जो बाकी तमाम कलर्स बनाते हैं। विच लोब ऑफ सेरिब्रम रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसके अंदर और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको फिट करने के लिए इसके अंदर लोब्स बने होते हैं, तहों की सूरत में मौजूद होता है ये। जब इसके अंदर लोब्स बनते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने विजुअल इंफॉर्मेशंस देखनी है यानी देखने से रिलेटेड, तो जो देखने से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो ऑक्सीपिटल लोब रिसीव करता है। ऑक्सीपिटल
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल इंफॉर्मेशंस, जबकि बाकी तमाम जो है यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। विच न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन, इंटर सेंसरी और हार्मोन्स। तो हार्मोन्स तो सबसे पहले रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ यानी कि रिस्पॉन्स शो करवाने के लिए कौन से न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। इंटर न्यूरॉन जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ रेटिना, कॉर्निया, स्क्लेरा और बोथ बी एंड सी। द आउटर मोस्ट लेयर, तो हम इसको अभी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कॉर्निया और स्क्लेरा बनाती हैं, रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक होगा, बोथ बी एंड सी यानी कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो ये दोनों लेयर्स ना सिर्फ आई की शेप मेंटेन रखती हैं बल्कि लाइट को भी आई के अंदर एंटर होने में हेल्प कर रही होती हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइट, शॉर्ट साइट, मायोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस। हाइपरमेट्रोपिया आइज़ का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक पर्सन इस काबिल नहीं होता कि वो अपने करीब की चीज़ों को देख पाए, लेकिन दूर की चीज़ों को वो देख सकता है। इस वजह से इसको लॉन्ग साइट भी कहा जाता है, जबकि मायोपिया शॉर्ट साइट कहलाती है और इसमें करीब की चीज़ों को सिर्फ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी लॉन्ग साइट हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड है, ही डिस्क्राइब्ड 130 डिजीज़ेज ऑफ आइज़, अली इब्न ईसा, न्यूटन, जाबिर बिन हयान। तो आइज़ की 130 डिजीज़ेज जो थी वो डिस्क्राइब की थी अली इब्न ईसा ने, और ना सिर्फ उन्होंने 130 डिजीज़ेज जो हैं वो बताई थी बल्कि इनके क्योर के लिए 143 ड्रग्स जो हैं वो भी तजवीज़ की थी, प्रेस्क्राइब की थी। विच कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, स्टिमुलाई, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई क्या होती है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चेंज जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस जनरेट हो जाता है। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो इफेक्टर और रिसेप्टर को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फिर इफेक्टर की तरफ सेंड करते हैं ताकि रिस्पांस पैदा किया जा सके। The cells which conduct nerve impulses are called muscle fiber, platelets, RBCs और neurons। तो मसल फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे मसल्स के अंदर मौजूद सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं और हमें चलने फिरने में मदद देते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, जब भी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करवाने में हेल्प करते हैं। RBCs जो हैं वो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन वो सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और इसको रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ लेके जाना इनका काम होता है। देयर आर डैश रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स 2, 3, 4 और 5। स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वहाँ पे 2 रूट्स मौजूद होती हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट में सेंसरी एक्सॉन जबकि वेंट्रल रूट में मोटर एक्सॉन्स मौजूद होते हैं और ये दोनों मिलके मिक्स्ड नर्व्स बना देती हैं। तो इसका आंसर 2 करेक्ट होगा। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पांस, सेरिब्रम और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। तो हाइंड ब्रेन के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता? पांस, सेरिब्रम और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा जो हैं ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम इनमें से है जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आल्सो। द नंबर ऑफ लोब्स इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर 2, 3, 4 और 5। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर
जो है वो लोब्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो वो 4 नंबर ऑफ लोब्स होते हैं। पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल, 4 लोब्स होते हैं जो डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करके रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑल दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पेप्सिनोजिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड जिसको सिक्रीट करते हैं और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज करता है। पेप्सिनोजिन जहाँ पे एंजाइम है जो स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है और ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे पेप्सिनोजिन करेक्ट आंसर होगा कि ये हार्मोन नहीं है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को गोनेड्स रिलीज़ करते हैं। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज में रिलीज़ होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ़ सोमैटोट्रोफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज इज काज जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली, टेटनी। तो सोमैटोट्रोफिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है जिसको ट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, इसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ जो है वो बॉडी की होती है। ड्यूरिंग और आफ्टर ग्रोइंग एज अगर ये हार्मोन अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में रिलीज़ नहीं होता तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग एज ये एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होता है तो ये जाइगेंटिज्म की वजह बनता है, और अगर आफ्टर ग्रोइंग एज हो तो ये एक्रोमेगली की वजह बनता है, जिसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स और जा बोन्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर इसका रिलीज़ ना हो तो ड्वार्फिज्म इसकी वजह से हो सकता है, जिसको हम कॉमनली बोनापन कहते हैं, यानी कद का छोटा रह जाना। विच हार्मोन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। तो जब बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन को रिलीज़ करता है, जिसको ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, ताकि इस मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाए किडनी से और कम यूरिन प्रोड्यूस हो, ताकि बॉडी को पानी की कमी से बचाया जा सके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो होगा वैसोप्रेसिन। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिब्लम और हाइपोथैलेमस। फोरब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो फोरब्रेन का पार्ट नहीं है बल्कि हाइंड ब्रेन का पार्ट, जिसका मतलब है ये रॉन्ग है। बाकी जो 3 बचे हैं इनमें से सेरिब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोरब्रेन का, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस, गोनेड्स, थायरॉक्सिन और पैंक्रियाज। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो कि ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रखने के लिए रिलीज़ होते हैं, इनको कौन रिलीज़ करता है? तो पैंक्रियाज ऑर्गन है जो इनको रिलीज़ कर रहा होता है, वो ग्लैंड है। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल? तो ह्यूमन ब्रेन में कौन सा लोब है जो हेयरिंग और स्मेल से रिलेट करता है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल। तो जो फ्रंटल लोब है उसके ज़िम्मे होता है कॉन्शियस कंट्रोल, ऑक्सीपिटल विजन से रिलेटेड है, टेम्पोरल होता है जो हेयरिंग और स्मेल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ टेम्पोरल राइट आंसर है। द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्लूकोज और पैराथॉर्मोन। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब कम हो जाए तो उसको राइज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ग्लूकागोन की, जिसको पैंक्रियाज रिलीज़ कर रहा होता है। पैंक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है उससे ये रिलीज़ हो रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट इज मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, पांस, सेरिब्रम और सेरिब्लम। तो सेरिब्रम तो फोरब्रेन का पार्ट है, तो ये गलत आंसर है। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा
ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। पॉन्स मेडुला ऑब्लंगेटा की हेल्प कर रहा होता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। तो सेरिब्रम है जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट्स को। डेफिशिएंसी ऑफ काजेस नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए, सी, डी और के। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए। नाइट टाइम में हमें देखने के लिए रॉड सेल हेल्प कर रहे होते हैं। रॉड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है और ताकि नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। फिर विटामिन ए इसकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है ताकि इसको दोबारा बनाया जा सके और देखने के लिए हेल्प करे। अगर विटामिन ए नहीं है तो दोबारा रोडोप्सिन को नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से रात के वक्त देखने में मुश्किल पेश आती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस की वजह बनता है। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज, टेस्टिस, स्पर्म और एग। स्पर्म और एग जो है एक्चुअली ये सेल्स हैं जो जाइगोट बनाते हैं फ्यूजन के बाद। ओवरीज जो हैं वो फीमेल गोनेड्स होते हैं जबकि टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं। अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड एक्ट। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर। तो स्टिमुलाई से एक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद रिसेप्टर की तरफ जाता है। रिसेप्टर इसको रिसीव करने के बाद कोऑर्डिनेटर की तरफ सेंड करते हैं। कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके फिर इफेक्टर्स की तरफ सेंड करता है, तो इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसका मतलब इफेक्टर बैंड होता है। विच हार्मोन्स डिवेलप द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल करना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, मेल हार्मोन है और आवाज़ का भारीपन और फेस के ऊपर हेयर्स के आने की वजह बनता है। पॉन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये मेडुला के ऊपर मौजूद होता है और मेडुला के साथ ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा होता है। इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रे मैटर, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद होता है और हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। हाइपोथैलेमस इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है विच वन कंट्रोल रेज, पेन, सारो एंड प्लेजर? सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जो कि ना सिर्फ रेज, पेन, सारो एंड प्लेजर जैसी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है बल्कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के दरमियान में राब्ते का काम कर रहा होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाकी तमाम रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट? थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन, ऑक्सीटोसिन और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन एंड पैराथॉर्मोन दोनों हार्मोन्स कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है और ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। याद रहे इजेक्शन ऑफ मिल्क नॉट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन रिलीज़ होता है, जबकि इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इनर एयर, कोक्लिया, एयर ड्रम, ऑसिकल्स और पिन्ना। कोक्लिया इनर एयर का पार्ट है जो हेयरिंग में हेल्प करता है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और साउंड प्रोडक्शन में ये जो हिस्सा है वो हेल्प कर रहा होता है। आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्स, रॉड्स, कॉर्निया और बोथ ए एंड बी। तो ड्यूरिंग डे टाइम देखने में कॉन्स हेल्प कर रहे होते हैं और आउल जो है वो डे टाइम में नहीं देख पाता, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर कॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। रॉड्स इनके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये रात को देखने में इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इन न्यूरॉन द न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन माइलिन शीथ, सेल बॉडी, एक्सॉन्स और नोड ऑफ रैनवियर। माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है। एक्सॉन सेल बॉडी के बड़े हुए हिस्से ही होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, सेल बॉडी इन न्यूरॉन, द न्यूक्लियस लाइज इन सेल बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। ओवल विंडो इज़ फाउंड इन मिडल एयर, एक्सटर्नल एयर, इंटरनल एयर और आई। ओवल विंडो क्या है? ओवल विंडो मिडल एयर और इनर एयर दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होती है और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, तो ये मिडल एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड और ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायरॉयड ग्लैंड होता है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन पिन्ना, कोक्लिया, ईयर ड्रम और प्यूपल। तो ऑडिटरी कैनाल क्या है? ऑडिटरी कैनाल एक्चुअली जो है वो स्टार्ट होती है एक्सटर्नल एयर से एंड इट एंड्स एट ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है वो दोनों एक्सटर्नल और मिडल एयर के दरमियान में एक पर्दा होता है जो इनको एक दूसरे से अलग करता है। आइज़ ऑफ द डॉग्स एंड कैट शाइन ड्यू टू द लेयर टेम्पेरा, टेम्पेटम, टेम्पेनम, प्लूरल। तो जो डॉग्स और कैट्स हैं हम अक्सर देखते हैं कि रात के वक्त इनकी आइज़ जो हैं वो शाइन करती हैं, तो इस वजह से क्योंकि इनकी आइज़ के अंदर टेम्पेटम एक मेम्ब्रेन मौजूद है, एक पर्दा है, एक लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इनकी आंखें चमकती हुई नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। The disease caused by the deficiency of iodine in food is called diabetes mellitus, hyperthyroidism, dwarfism और goiter। तो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो गोइटर होती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नेक रीजन जो है वो स्वेल कर जाता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो सकती है। बाकी तमाम रॉन्ग आंसर हैं, ये करेक्ट है। Beneath the larynx in human neck, name of the gland is gonads, thyroid, adrenal, pancreas। तो नेक रीजन में जो ग्लैंड मौजूद होता है उस ग्लैंड को हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बाकी तमाम ऑप्शंस यहाँ पे इन ऑडिटरी कैनाल्स वाल स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस वैक्स, ब्लड, ऑडिटरी फ्लूइड और नर्व इम्पल्सेस। ऑडिटरी कैनाल के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ना सिर्फ इंसेक्ट्स वगैरह और डस्ट पार्टिकल से बचाती है बल्कि टेम्परेचर ऑडिटरी कैनाल के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करती है। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इज़ गिवन टू मंकी, ह्यूमन, पैरट, क्रो। तो तमाम मैमल्स में से ह्यूमन ही ऐसे हैं जिनको स्पीकिंग का गिफ्ट जो है वो दिया गया है, वो बोल सकते हैं और ये सलाहियत रखते हैं कि बातों को समझ सकें और बयान कर सकें। It is the spot which is largely responsible for color vision and sharpness, blind spot, iris, optic disc और फोबिया। तो ये इन तमाम पार्ट्स में से, आई स्किन पार्ट्स में से कौन सा स्पॉट है जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोबिया। ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट होता है जहाँ पे रॉड और कोन्स एब्सेंट होते हैं, तो ये कलर विजन के लिए नहीं है, इसी को ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर डी है, फोबिया। रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना और none of these. Sclera and cornea are the outermost part of eye in which no rods and cones are present. Retina is the inner part of eye which is responsible for the color vision. तो rods और cones जो हैं वो रेटिना के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और यही वो पार्ट होता है जो लाइट को फोकस करता है और लाइट को फोकस करने के साथ साथ इमेज बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से विजन जो है वो पॉसिबल होती है। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन राइज़ हो जाती है तो उसके नतीजे में ग्लूकागोन की कंसनट्रेशन कम होती है
और जब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइज कर जाती है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम कर देता है और जैसे इसकी कंसनट्रेशन कम होती है तो ये जो फीडबैक होता है ये डिमिनिश कर देता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को। तो इस वजह से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो उस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। डैश इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ट्यूमर्स, ऑल ऑफ दीज। पैरालिसिस वैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाने की वजह से पैरालिसिस का नतीजा होता है, जबकि एपिलेप्सी फंक्शनल डिसऑर्डर है जब नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जैसे कि इसमें है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज है तो तब एपिलेप्सी इसका नतीजा होता है। द फादर ऑफ ऑप्टिक्स इज़ अली इब्न ईसा इब्न अल हैतम बू अली सीना, नन ऑफ द। इब्न अल हैतम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये अरब साइंटिस्ट थे और इन्होंने ना सिर्फ बहुत सारी सर्जरी और इन आलात के बारे में बताया बल्कि इन्होंने आइज़ के अंदर विजन किस तरह से होती है बिल्कुल एग्जैक्ट जो विजन का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक के अंदर, जिसको आइजैक न्यूटन की बुक के साथ रखा गया है, यानी उसके दर्जे के बराबर इसको भी हासिल है। द फादर ऑफ ऑप्टिक्स इज़ इब्न अल हैतम। नेक्स्ट है इट इज़ आ जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारी जो ख़ानदानों में चलती है, यानी पेरेंट्स में से अगर किसी को हो तो वो नेक्स्ट उसके ऑफस्प्रिंग में भी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस और क्वाइटर जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जबकि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये बीमारी जो है यानी जीन्स में चलती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।